जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का हम देखते हैं हिंदी। तो हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी हमारे इस चैप्टर में बने हुए हैं हम देखेंगे। तो ये वीडियो आप हमारा जो है ये यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट, एसएससी जीडी एवं यूपी पुलिस और अभी आ रहा है जूनियर एडेड प्राथमिक विद्यालय में, ठीक है। तो इसके लिए भी ये महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप लोग इसे देखें और देखें किस तरीके के प्रश्न इसमें बने हुए हैं। तो निश्चित ही आप लोगों को सफलता ये हमारा प्रैक्टिस सेट दिलाएगा। तो देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन इसमें कौन सा बना हुआ है। तो आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे भी सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, तो देख लेते हैं भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 11, 18, 22, 14। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है ये आपको बताना है। तो आप देखें और बताएं कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषाएं। तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो ये 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ये 8वीं क्या है, अनुसूची 8 में, ठीक है। वर्तमान में अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को जगह प्राप्त है। और ये भाग 17, ठीक है, भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। ओके, 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। 14 भाषाओं को मान्यता पहले ही प्राप्त थी, ठीक है। जब संविधान हमारा बना हुआ था तो 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त तभी हो गई थी। 15वीं भाषा जो थी हमारी सिंधी, तो 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को 21वीं संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और फिर 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में नेपाली, मणिपुर और कोंकणी को जोड़ा गया, ठीक है। 3 भाषाएं कौन सी? नेपाली, मणिपुर और कोंकणी। ये 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ये 4 भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो टोटल मिलाकर हमारी भाषाएं कितनी हो गई? तो टोटल मिलाकर हमारी भाषाएं हो गई 22, ठीक है। तो 22 भाषाएं हमारी टोटल मिलाकर हो जाती हैं। अब देख लेते हैं ऑप्शन 20 में। तो ऑप्शन 20 में है ये 18। तो 18 क्या होती हैं? तो हमारा क्या है कि जो हमारी बोलियां हैं, ठीक है, तो हमारी 18 बोलियां हैं, ठीक है। हमारे भारत में 18 बोलियां जो हैं, तो क्या है, या उपभाषाएं या बोली, ठीक है। तो उपभाषाएं या बोली कितनी हैं? तो इसमें 18 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ठीक है। और इसमें डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा जो संविधान में 18 बोलियां हैं उसमें 17 बोलियां ही डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं, क्योंकि वो नेपाली को बोली के रूप में नहीं मानते हैं, इसलिए उनके हिसाब से 17 बोलियां होती हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन इसमें हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी, 22। संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लें। जिस राष्ट्र की अपनी कोई भाषा नहीं है उसका अपना कोई भविष्य नहीं है, बल्कि यूँ कहिए कि वह गूंगा है। शब्द किसका है? जिस राष्ट्र की अपनी कोई भाषा नहीं है उसका अपना कोई भविष्य नहीं है, बल्कि यूँ कहिए कि वह गूंगा है। यह कथन किसका है? मुंशी प्रेमचंद का, महात्मा गांधी का, नागेंद्र का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद का ये कथन हो जाएगा, ठीक है। क्या है? जिस राष्ट्र की कोई भाषा नहीं है उसका अपना कोई भविष्य नहीं है, बल्कि यूँ कहिए कि वह गूंगा है। तो ये मुंशी प्रेमचंद की कहावत है, ठीक है। कथन किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद का ये कथन हो जाएगा। ओके, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को कहते हैं। हिंदी के जिन वर्णों को, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को कहते हैं। तो हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं?
तो सघोष कहते हैं, अघोष कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं या फिर महाप्राण। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो आप देखें और बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही है। ठीक है, कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही हो जाएगा, अघोष। उन वर्णों को क्या कहते हैं, तो उन वर्णों को अघोष कहते हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। जिसका उच्चारण तालु से होता है वह वर्ण क्या कहलाता है। जिसका उच्चारण तालु से होता है वह वर्ण क्या कहलाता है, तो आपको बताना है मूर्धन्य वर्ण, तालव्य व्यंजन या तालव्य वर्ण या फिर ओष्ठ वर्ग या फिर कंठ वर्ग। तो देख लेते हैं, कंठ वर्ग में का आता है। ठीक है, का वर्ग के सभी अक्षर आते हैं, का ख ग घ अड़ा। ठीक है, फिर क्या है, तालव्य में चा वर्ग आता है, मूर्धा में टा वर्ग आता है, ओष्ठ ये तो मूर्धा में क्या है, मूर्धा में टा वर्ग आता है और ओष्ठ में पा वर्ग आता है। ठीक है, ओष्ठ में पा वर्ग आता है। तो देख लेते हैं इसमें हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है। जिसका उच्चारण तालु से होता है वह वर्ण क्या कहलाता है, तो वह तालव्य व्यंजन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, तालव्य व्यंजन कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से सुमेलित कौन सा नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऊष्म व्यंजन या लावा होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन ड ढा होता है, संयुक्ताक्षर व्यंजन छत्रज्ञ श्र होता है या अयोग वह अंग और आह होते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सुमेलित नहीं है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन या लावा नहीं होते हैं। ये कौन से व्यंजन हैं, तो ये व्यंजन है अंतस्थ। कौन से व्यंजन हैं, तो ये अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। तो ये ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, तो ऊष्म व्यंजन होते हैं श, श, हा। ठीक है, और ये षगोलिया, ये 4 अक्षर जो होते हैं ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है का ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं। तो का ग ज फ ध्वनियाँ ये किसकी हैं, अंग्रेजी की, दक्षिण भाषाओं की, अरबी फारसी या संस्कृत की। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही कौन सा है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर सी अरबी और फारसी की। का ग ज फ ध्वनियाँ जो हैं ये अरबी और फारसी की ध्वनियाँ हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, अनुस्वार, अंतस्थ, अयोगवाह या अकारांत। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी अकारांत। क्या है, अकारांत कहलाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, पलंगा, प्लवंग या प्लयंक या फिर पटल। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पलंग का होगा पृथक। ठीक है, पृथक पलंग का तत्सम रूप हो जाएगा। ओके, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द कौन सा नहीं है। ठीक है, तो नहीं का जो है हम विशेष ध्यान रखते हैं। तो निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द नहीं है। तो तद्भव शब्द इसमें कौन सा नहीं है, खप्पर, आज, धीरज, तुरंत। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो तद्भव शब्द नहीं है, तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, खप्पर। ठीक है, खप्पर ये हमारा ये तद्भव शब्द नहीं है, ये तत्सम शब्द है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। तो दीठी, दीठी का तत्सम रूप है। तो दीठी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तत्सम मतलब संस्कृत रूप। ठीक है, संस्कृत में दीठी का संस्कृत रूप क्या हो जाएगा, तो दृष्टि हो जाएगा, दृष्टि हो जाएगा, दिष्टि हो जाएगा या दिष्टि हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही हो जाएगा, दृष्टि। ठीक है, दीठी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, दृष्टि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ससुर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। ससुर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, स स्वर, स्व सुर या सस्वर या फिर स्व। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो क्या है, ससुर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो ससुर का तत्सम रूप स्वसुर हो जाएगा। स्वसुर मतलब तो क्या हो जाएगा, स्वसुर हो जाएगा ससुर का तत्सम रूप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैवर्त, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या है। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, मल्लाह, केवट, नाविक या केवल। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, केवट। ठीक है,
कैवर्त का केवट हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा निशीथ का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा? रात्रि, रजनी, निशा। तो ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये सब रात के पर्यायवाची हैं। तम, तम मतलब क्या होता है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी नहीं है। ठीक है, तम मतलब होता है अंधेरा। ठीक है, तो ये अंधेरा का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा अंधेरा का पर्यायवाची। अन्य सभी रात्रि के पर्यायवाची हैं। ये और ये तीन जो हैं ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? ये हो जाएंगे रात्रि के पर्यायवाची। ठीक है, किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? रात्रि के पर्यायवाची हो जाएंगे। रात्रि, निशा और रजनी, ये सब रात्रि के पर्यायवाची या रात के पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा अहि शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा इसमें है जो अहि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? उरग, सरीसृप, सिंदूर, पवनाश। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिंदूर। सिंदूर जो है ये उरग का पर्यायवाची नहीं है, मतलब अहि का पर्यायवाची नहीं है। अहि का मतलब क्या होता है? सर्प। तो सर्प का पर्यायवाची कौन हो जाएगा? उरग हो जाएगा, पवनाश हो जाएगा और सरीसृप, ये सब सांप के पर्यायवाची हो जाएंगे। सिंदूर सांप का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लें। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द बताएं। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? शार्दूल, अहि, हिरन या निशी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सही है? तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है शार्दूल। ठीक है, मृगेंद्र किसे कहते हैं? तो मृगेंद्र कहते हैं बाघ को। ठीक है, और बाघ दूसरा, इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? शार्दूल हो जाएगा। हिरन का ही है। अहि होता है सर्प का। निशी किसका होगा? रात का। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है संकीर्ण। संकीर्ण का विलोम क्या होगा? संक्षेप, विस्तार, विकीर्ण या विस्तीर्ण। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 में संकीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा? तो संकीर्ण का विलोम हो जाएगा विस्तीर्ण। ठीक है, विस्तीर्ण इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लें। स्वजाति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्वजाति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अजाति, कुजाति, सुजाति या विजाति। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? स्वजाति का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो आपको क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? स्वजाति का कुजाति ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, विजाति ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लें। विलोम की दृष्टि से एक युग्मक अशुद्ध है। तो उसमें जंगम, स्थावर, सृष्टि, प्रलय, वादी, विवादी, अवर, प्रवर। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है सी। वादी का प्रतिवादी होता है। ठीक है, विवादी नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसमें हमारा ऑप्शन नंबर गलत हो गया। ठीक है, ये अशुद्ध शब्द हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। ग्रस्त का विलोम शब्द कौन सा है? ग्रस्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सूत्र, ग्राह्य, मुक्त या लुप्त। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो ग्रस्त का हमारा विलोम हो जाएगा कौन सा? उल्टा, मुक्त। ठीक है, ग्रस्त मतलब होता है घिरा हुआ, मुक्त मतलब खुला हुआ। ठीक है, मुक्त मतलब खुला हुआ। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। पति का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो पति का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं होगा इसमें? ईश्वर, दूल्हा, स्वामी, पुरुष। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो पति का अनेकार्थक शब्द नहीं है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी है पुरुष। पुरुष जो है ये पति का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लें। खर शब्द का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। तो खर शब्द का निम्नलिखित में से एक अर्थ कौन सा नहीं है? गधा, बाण, तिनका, एक राक्षस। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो खर माने गधा होता है, खर माने बाण भी होता है। क्या होता है? खर माने बाण नहीं होता है। ठीक है, खर माने तिनका होता है और खर माने एक राक्षस भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 21 में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। ठीक है, खर माने बाण नहीं होता है। ठीक है, खर माने बाण नहीं होता है, सॉरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है। तो इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ पतवार भी होता है? तो कर्ण है, कान है, श्रुति है या श्रवणेंद्रियां हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो पतवार। तो पतवार किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो कर्ण को पतवार भी कहते हैं।
ठीक है, कर्ण को पतवार भी कहा जाता है। ओके, तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। यह नाविक जो अपनी पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, वह क्या है? वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, वह क्या कहलाती है? तो क्या है? प्रोसित पतिका, विरह विदिका, वियोगिनी या खंडिता। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वियोगिनी। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही जो है ये वियोगिनी सही हो जाएगा। ठीक है, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, उसे वियोगिनी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वियोगिनी कहते हैं। अगला देख लेते हैं। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? अनामिका, अनीमिका या अनामी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच में अनामिका उंगली होती है। ठीक है, क्या होती है? अनामिका उंगली होती है। अगला देख लेते हैं। गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य के लिए वाक्यांश क्या होगा? तो एक शब्द क्या हो जाएगा? हत्यारा, पापी, पतित या गुरुग्र। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, गुरुग्र। ठीक है, क्या है? गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य, गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य क्या कहलाता है? गुरुग्र कहलाता है। ओके, फिर क्या है? ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है समरूपी शब्द में चर्म और चर्म का सही अर्थ क्या है? बताइए। तो समरूपी शब्द में चर्म और चर्म का सही अर्थ क्या है? तो टूटना, शाश्वत, अंतिम, चमड़ा अंतिम या श्रेष्ठ, शांतिहीन। तो इसमें जो पहला हमारा चर्म है, चर्म जो है, चरम मतलब हो जाएगा अंतिम। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? अंतिम हो जाएगा। और ये जो चर्म है इसका हो जाएगा चमड़ा। ठीक है, इसका हो जाएगा चमड़ा। तो क्या है? अंतिम और चमड़ा ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। समरूपी शब्द हंस और हंस का सही अर्थ बताइए। तो हंस और हंस का सही अर्थ बताना है। हंसने की क्रिया और एक पक्षी और हंसना, छीण और पक्षी या मृड और हंसना। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए, हंसने की क्रिया और एक पक्षी। हंस मतलब होता है हंसने की क्रिया और हंस होता है पक्षी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो हवा। ठीक है, तो इसमें हम विशेषण लगाकर ही क्या है, जब हम पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का चयन करते हैं तो कैसे करते हैं? उसमें हम विशेषण का प्रयोग कर देते हैं। जैसे हवा चल रहा है या चल रही है, तो हवा चल रही है, तो ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। कोयल अच्छी है या कोयल अच्छा है, तो कोयल अच्छी है, तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया। फिर क्या है? शिक्षा प्राप्त हुआ या हुई, तो शिक्षा प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया। तो इसमें हमारा ऑप्शन एक ही बचा, दारा। क्या है? दारा। तो दारा ये नित्य पुल्लिंग वचन होता है। ठीक है, नित्य पुल्लिंग होता है दारा। ठीक है, तो दारा जो है ये हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द इसमें कौन सा है ये आपको फिर से ढूंढना है। तो हंस, पंडित, ऋतु, आचार्य। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो हंस अच्छा है, अच्छी है, तो हंस अच्छा है। ऋतु आई या आया, तो ऋतु आई या आया, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो ऋतु आई। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही है, सी सही है। ठीक है, ऋतु आई। ठीक है, पंडित अच्छे हैं, अच्छा है, तो पंडित अच्छे हैं। आचार्य जी हैं या आचार्य मतलब आचार्य दोनों शब्दों में लगता है, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही आचार्य पुल्लिंग है। ठीक है, आचार्य पुल्लिंग है, तो इसमें हमारा स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो स्त्रीलिंग इसमें हमारा ऋतु हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। बहुवचन बनाने में किस में परिवर्तन होगा? तो बहुवचन बनाने के लिए किस में परिवर्तन होगा? चाचा, पिता, फूल, भेड़िया। तो क्या है? चाचा, तो इसका बहुवचन जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? चाचे। ठीक है, चाचे हो जाएगा, तो ये इस पर परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ ना, गलत हो गया। फूल, तो इसमें फूले हो जाएगा क्या? नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। पिता, पिते हो जाएगा ना, तो गलत है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो इसमें क्या है? भेड़िया। तो क्या है? वह भेड़िया आया, तो इसमें भेड़िए हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा बन जाता है। ठीक है, क्या है? भेड़िए। ठीक है,
तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा है ऑप्शन नंबर डी ये हमारा सही है। तो इसमें ऑप्शन है भेड़िया, तो भेड़िया में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, बहुवचन में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अध्यापिका का बहुवचन क्या है? अध्यापिका का बहुवचन क्या हो जाएगा? अध्यापिकाएं, अध्यापक, अध्यापिकाएं या अध्यापका। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 31 में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, अध्यापिकाएं, ठीक है। ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अध्यापिकाएं, इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अध्यापिका का बहुवचन। अगला है निजवाचक सर्वनाम है, तो निजवाचक सर्वनाम इसमें कौन सा है ये आपको बताना है। तो तुम, वह, स्वयं, हम। तो ये किस प्रकार के इसमें जो है निजवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? तो निजवाचक सर्वनाम इसमें स्वयं, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्वयं। स्वयं जो है ये हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है? निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोभी, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण हो जाता है? तो देख लें। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो सकता है? संज्ञा विधि, सर्वनाम विधि, क्रिया विधि या प्रत्यय विधि। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही है? तो इसमें ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यय विधि, ठीक है। लोभी जो भी है ये भी हमारा प्रत्यय विधि है, ठीक है। तो प्रत्यय द्वारा निर्मित विशेषण है ये लोभी। अगला क्वेश्चन है धुंधला शब्द में विशेषण क्या है? धुंधला शब्द में विशेषण कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो देखिए आप बताएं, धुंधला शब्द में विशेषण क्या हो जाएगा? संख्यावाचक, गुणवाचक, सर्वनामिक या कोई नहीं। तो इसमें गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। क्या है? गुण धुंधला, धुंधला क्या है? ये एक गुण होता है, ठीक है, किसी चीज़ का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो विशेष्य शब्द इसमें कौन सा है? अनासक्ति, अनुशंसित, क्या है? अनुशंसित या अपमानित। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है ए, क्या है? अनासक्ति। अनासक्ति जो है ये विशेष्य है, ठीक है, ये विशेष्य हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह बहुत सोता है में कौन सी क्रिया है? वह बहुत सोता है इसमें कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या सहायक क्रिया। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है सही? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही है ए, अकर्मक क्रिया। क्या है? अकर्मक क्रिया, इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें? तो निम्नलिखित में से इसमें क्या हो जाएगा? वह बहुत सोता है, तो ये अकर्मक शब्द हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर होता कि वह आम खाता है, जिसे होता वह आम खाता है, तो इसमें क्या हो जाता? सकर्मक हो जाता, क्योंकि जिस चीज़ में क्रिया का प्रभाव, ठीक है, क्रिया का प्रभाव कर्ण पर पड़ता है, ठीक है, जैसे कोई चीज़ कम हो रही है, ठीक है, वह नहीं सोता है, तो क्या हो जाएगा? वो भाव प्रधान हो जाएगा। जैसे कोई चीज़ कम हो रही है तो वहाँ पर सकर्मक होता है, और जहाँ पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो वहाँ क्या होता है? अकर्मक हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यौगिक क्रिया की पहचान कीजिए। तो इसमें यौगिक क्रिया कौन सी है? पहचान करना है। गाना, खाना बाना, चल देना या पीना बीना। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो 37 का हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही है, खाना बाना, ये यौगिक क्रिया है, ठीक है। क्या है? खाना बाना यौगिक क्रिया हो जाएगी। चल देना क्या है? ये सहायक क्रिया हो जाएगी। चल भी क्रिया है एक, और देना भी क्रिया है, तो क्या है? ये सहायक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या 6 होते हैं। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? भूतकाल के 6 भेद हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लें। तो अगला क्वेश्चन है जब क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो तो वहाँ होगा। जब क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो तो वहाँ पर क्या होगा? सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या संभाव्य वर्तमान। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा ही हो सकता है? संदिग्ध वर्तमान जो है ये यहाँ पर हो जाएगा। जब क्रिया के होने का संदेह प्रकट हो वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान हो जाता है। अगला है हिंदी में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो कौन से होते हैं? कौन से होते हैं आप बताएं। तो वाच्य कितने होते हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, कर्मवाच्य, क्या है? कर्मवाच्य और भाववाच्य, और कौन सा होता है?
आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो आप हमें बताएं कि वाच्य कौन कौन से होते हैं। ये हम बताने वाले थे, अब आपको नहीं बताएंगे, आप इसे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? अगला है कर्मवाच्य में प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में प्रधानता होती है कर्म की, संज्ञा की, कर्ता की या कर्ता और कर्म दोनों की। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए, कर्मवाच्य में प्रधानता होती है कर्म की। ओके। अगला क्वेश्चन है, जिसमें लिंग वचन तथा कारक में कोई विकार नहीं होता वह क्या कहलाता है? जिसमें लिंग वचन तथा कारक से कोई प्रभाव नहीं होता उसे क्या कहते हैं? प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक, निपात या अव्यय। तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अव्यय, ठीक है। क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। जिसमें लिंग वचन और कारक से कोई विकार या प्रभाव नहीं पड़ता है वो अव्यय कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें आपको बताना है सम, सन, साम्य या संस। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सम। संस्कार में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लें, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? मिलान, सुपुत्र, अधर्म, सुकर्म। तो इसमें किस में उपसर्ग नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा जो है मिलान में उपसर्ग नहीं है, ठीक है। क्या है? मिलान में उपसर्ग नहीं है। इसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें सु उपसर्ग लगा है, इसमें भी सु उपसर्ग लगा है, पर मिलान को मी उपसर्ग नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इतिहास शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें ई, इति, इत या ए। तो इतिहास शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है? तो उपसर्ग लगा है इति। इतिहास में इति उपसर्ग लगा हुआ है। अगला है, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय या प्रत्यय नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो पांडव में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो पांडव में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है। तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है किसमें? पांडव में। ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, घबराहट में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। घबराहट में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। हट है, राहट है, आहट है, क्या है? आहट है या वाहट है। तो घबराहट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो घबराहट में प्रत्यय हो जाएगा आहट, ठीक है। घबराहट में आहट प्रत्यय हो जाएगा। फिर क्या है, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद करना है, तब प्लस लीन, तल प्लस लीन या ततः प्लस लीन या तत् प्लस लीन। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है, तत् प्लस लीन, तल्लीन, ठीक है। तत् प्लस लीन, तल्लीन में ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। तल्लीन का क्या है? संधि विच्छेद हो जाएगा। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद तत् प्लस लीन हो जाता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारे क्वेश्चन आज के यहीं समाप्त होते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद। आप लोगों को अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।